हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 की क्लासेस शुरू हो चुकी है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं जो कन्फ्यूजन की दौर से गुजर रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। किसी को एग्जैक्ट सिलेबस पता नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने आपके लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का सिलेबस बताया था। आज दोस्तों हम इसके लिए बात कर रहे हैं क्लास 12 में जो ज्योग्राफी होता है। जो ज्योग्राफी होता है उसी ज्योग्राफी के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है क्या सिलेबस नहीं है। 2026 और 27 के सिलेबस की चर्चा हम लोग करने आज जा रहे हैं, जिसमें हम एक एक करके हर बात आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्लास 12 अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिएगा क्लास 12 का जो सिलेबस है। क्लास 12 है, इस 12 का जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी को हम लोग एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। यानी इस क्लास में आपके दो तरह के भूगोल हैं, अर्थात क्लास 12 भूगोल सिलेबस जो 2026 और 27 का जो सिलेबस है, ये इसमें आपको देखा जाए तो भाग 1 और भाग 2 होते हैं। यानी दो तरह के आपके सिलेबस होते हैं, यानी सॉरी बुक होते हैं। एक पहला बुक जिसे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कहते हैं, जिसको बुक नंबर 1 कहते हैं। और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है तो विश्व के बारे में पढ़ना है, जिसे हम विश्व का इतिहास और भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का भूगोल कहते हैं। इसमें हम विश्व के बारे में समझेंगे। ठीक है, पहली बात तो एक ये हो गई। यानी भाग 1 जो है, इसको भाग 1 में या एक कहिए, जिसमें हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत को पढ़ेंगे, वो हमारा भूगोल पढ़ना है विश्व का, जिसे हम पहला बुक कहते हैं। यानी नॉर्मली आप जानिएगा कि आपको इसमें ज्योग्राफी में 12वीं क्लास के दो भूगोल पढ़ना है। एक बुक 1 पढ़ना है और दूसरा दोस्तों बुक 2 है। पहला बुक 1 और दूसरा बुक 2, यानी किताब नंबर 1 और किताब नंबर 2। ठीक है, पहला ये आपका हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। यानी कहने का मतलब है सिंपल तरीके में कि जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपको दो किताब मिलेगा पढ़ने के लिए। एक को हम लोग विश्व भूगोल कहते हैं और दूसरे को हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी इंडियन भूगोल कहते हैं, यानी भारतीय भूगोल कहेंगे। पहला जो होगा उस भूगोल का नाम होगा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हम तो बुक नंबर 1 पढ़ेंगे और इसमें हम टोटल 8 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से आपके 6 चैप्टर जो होगा, वो 6 चैप्टर जो 8 चैप्टर हम टोटल पढ़ेंगे, इसमें से 6 चैप्टर जो होगा आपके मिड टर्म में पूछा जाएगा। मिड टर्म में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि मिड टर्म में कितने सिलेबस आ रहे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी अभी से बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर होता है। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ गई। अब इसमें जो हमें टोटल पहली बुक में 8 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से 6 चैप्टर आपके मिड टर्म में आएंगे। इसमें से आपका पहला जो चैप्टर है, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। ठीक है, मानव भूगोल यानी मानव से जुड़ा हुआ भूगोल और उसकी प्रकृति कैसी थी और उसका विषय क्षेत्र क्या क्या है। अब इसमें प्रकृति में हम दो चीज पढ़ेंगे, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। टोटल दोस्तों ये चैप्टर में यही इतना आता है, दो ही चीजें हैं। इसमें 3 सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग और इन 3 सिद्धांतों के साथ ही साथ हम दो चीज पढ़ेंगे। एक मानव का कैसे प्रकृतिकरण हुआ और दूसरा प्रकृति का कैसे फिलहाल मानव ने अपने अंदर मिला लिया है तो प्रकृतिकरण हो गया है। ये हम जब सिलेबस बताएंगे तो आपको जब पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। पहला चैप्टर हो गया। दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है विश्व, दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग
विश्व की जनसंख्या, यानी इस जनसंख्या में हम तीन बातें पढ़ेंगे। पहला वितरण, दूसरा घनत्व और तीसरा वृद्धि। वितरण का दोस्तों मतलब होता है फैलाव, यानी विश्व में जनसंख्या कहां पर कितना फैला हुआ है और किस हिसाब से फैला हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण कहेंगे, यानी पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और आगे पढ़ोगे तो बाबू तुम्हें मिलेगा कि विश्व में मेरे भाई कहां कहां जनसंख्या ज्यादा है और कहीं कहीं कम है। तो कहीं कम है तो क्या वजह है और कहीं ज्यादा है तो क्या वजह है, क्यों नहीं एक समान सबके जगह पे क्या है, जनसंख्या है। इसके पीछे कुछ कारण है, इन कारणों को भी पढ़ेंगे। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, यानी किसी एक एरिया में कितने लोग रहते हैं वहां की वो जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ए एक जगह है, ए एक जगह है, एक जगह ये है जिसका नाम बी रख दीजिए। ऐसे स्थिति में दोस्तों ए के पास 500 लोग रह रहे हैं यहाँ पर इस जगह में, और जगह कितना है, किलोमीटर में 1 ही किलोमीटर है। यहाँ पर भी बी जगह है जहां पर 600 लोग रहते हैं और यहाँ का जनसंख्या जगह भी कितना है, 1 किलोमीटर ही है। ऐसे स्थिति में 1 किलोमीटर में कहीं 600 और 1 किलोमीटर में कहीं 500 लोग रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके अपेक्षाकृत यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। भाई समझ में आई? अरे भाई एकदम ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज मैं बता रहा हूं कि एक इधर 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं 500 लोग रह रहे हैं और उसी 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं 600 लोग रह रहे हैं, तो इसके अपेक्षाकृत उसी उतनी ही जगह में यहाँ ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ का डेंसिटी ज्यादा है, यानी जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो हमारे भी वर्ल्ड में क्या है, ऐसे ही स्थिति है कि कहीं पर ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो कहीं पर कम है। तो इसके पीछे क्या वजह है ये हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग दोस्तों इसी में एक वृद्धि पढ़ेंगे। अब वृद्धि क्या होता है दोस्तों, तो देखिए वृद्धि का मतलब होता है कि डेवलप करना किसी चीज को, या कहीं पे वृद्धि, आप मानव का वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो कैसे आप करोगे, तो मान लीजिए कि 2020 ले लीजिए, 2020 में कहीं जगह पर 1 किलोमीटर के एक जगह पर 20 लोगों की क्या थी, आबादी थी। और यही 2020 के बाद 2021 में जब वो पहुंचा, 21 जब आ गया, तो वहीं पर उतनी जगह पर वहां की आबादी 30 हो गई। तो यहाँ की आबादी 20 थी 2020 में, और 1 साल बाद आबादी 30 हो गई, तो इससे और इसके बीच में कितने की बढ़ोतरी हो गई, 10 हो गई। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। मेरे भाई आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि वृद्धि किसे कहते हैं, यानी जितना पहले था और 1 साल बाद अगर उतना ही है तो वृद्धि नहीं हुआ है, अगर उससे ज्यादा हो गया, जितना भी अधिक हो गया, तो हम उससे वृद्धि कहते हैं, यानी ये उतना 10 व्यक्ति की वहां पर वृद्धि हो गई। अब इन तीनों चीजों का दोस्तों वितरण, घनत्व और वृद्धि को हम लोग अच्छे से, जब ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम आपको इतना इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाएंगे कि आप भी कहेंगे कि हमने किसी से पढ़ा है। और इस तरह से ये चैप्टर हम लोग समझेंगे और अच्छी तरह से पढ़ भी लेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। अगला दोस्तों है मानव का विकास, यानी तीसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जहां पर हम वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि विकास क्या होता है। खासकर एक क्वेश्चन आता है, वृद्धि और विकास में अंतर पूछा जाता है, कि ये हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, वृद्धि और विकास। इसके अलावा हम वृद्धि के स्तंभ पढ़ेंगे, विकास के स्तंभ पढ़ेंगे, कौन कौन विकास के स्तंभ होते हैं और कैसे कैसे विकास होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यही आपका तीसरा चैप्टर जो होगा मानव विकास कहलाएगा, जो फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे। यानी पहला आपने प्रकृति देखा, विषय क्षेत्र देखा, दूसरा आपने विश्व की जनसंख्या देखा, जिसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर जो होगा दोस्तों आपका जो होगा, वो हम विकास पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा जो चैप्टर होगा, उसका नाम होगा प्राथमिक क्रियाएं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, प्राथमिक क्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी प्राथमिक क्रिया, यानी जो पहली बार में क्रिया हो। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कृषि
कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है जहां पे हम पहली बार कोई काम करते हैं और उससे अर्निंग का साधन हम विकास करते हैं। फिर कृषि जैसे मान लीजिए कि पशुपालन है, पशुपालन, पशुपालन भी क्या है? एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, जैसे हमारा आखेटक, आखेटक यानी जिसको हम लोग शिकार कहते हैं दोस्तों, शिकार करना, यानी ये भी एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं खनन की विधि, खनन की विधि या खनन भी एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। यानी ऐसी क्रिया जो प्रारंभिक अवस्था में होती है, पहली अवस्था में होती है, तो उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं, जिसमें हम कृषि है, पशुपालन है, आखेटक है, शिकार है, खनन है, ये सब प्राथमिक अवस्था में होता है। बड़ी शानदार टॉपिक होगा दोस्तों और इसे पढ़ेंगे। इसको तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो 10वीं क्लास में भी पढ़ने को हमें मिलता है। प्राइमरी एक्टिविटी द्वितीय और तृतीय तीनों पढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा हम पढ़ते हैं द्वितीय क्रियाएं, जिसको हम विनिर्माण के अंतर्गत रखते हैं। विनिर्माण, निर्माण या विनिर्माण, विनिर्माण या निर्माण की जाने वाली सारी वस्तुओं को, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, यानी बनाने वाली वस्तु जो प्राथमिक क्रिया के बाद द्वितीय क्रिया में बनता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमें क्या करना है? घर ही बनाना है। मान लीजिए कि कोई हमें गाड़ी बनानी है, कोई चीज हमें तैयार करनी है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? फैक्ट्री में काम करने वाले सारे चीजें क्या होती हैं? ये हमारी द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। मिड टर्म में दोस्तों मैंने पीछे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहीं तक आपको पढ़ना है। टोटल आपको मिड टर्म में कितने चैप्टर आते हैं? 5 चैप्टर आते हैं। कितना आता है दोस्तों? 5 चैप्टर। वैसे आपको टोटल पढ़ना कितना होता है? टोटल आपको इस बुक में 8 चैप्टर पढ़ना है और मिड टर्म में आपको 5 गो चैप्टर आएगा, जिसमें पहला प्रकृति, दूसरा जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, तीसरा मानव विकास, चौथा प्राथमिक क्रिया और पांचवा द्वितीय क्रिया। तृतीय जो क्रिया होती है, जो सेवा क्षेत्र से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है दोस्तों? ये जो तृतीय क्रिया होती है ये टोटली हमारी सेवा क्षेत्र से जुड़ा होता है। इसको हम लोग मिड टर्म के बाद वाले प्री बोर्ड में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको बड़ी अच्छे से आप दोस्तों देखिएगा, वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिएगा, तभी जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो जल्दी जल्दी बढ़ा करके देख लेते हैं तो फिर क्या फायदा होगा, जब तक आपकी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुई। मैं इसमें एक एक चीज, प्राइमरी स्तर की चीजें मैं बताते चल रहा हूं और आप इसे सुन लेंगे तो एक बार सिलेबस क्लियर हो गया। और याद रखिए दोस्तों, सिलेबस याद करने के साथ साथ सिलेबस के चैप्टर भी सब याद रखिएगा, ताकि जब आपको चैप्टर याद रहते हैं तो आसानी से क्वेश्चन ढूंढने में आपको सफलता मिलती है कि एग्जाम में कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, आपके लिए वह क्वेश्चन 50% आसान हो जाता है, ताकि अब आपको लगने लगता है कि हमें यहीं पे फोकस करना है, पूरे ब्रह्मांड में इसकी खोज नहीं करनी है। तो इस तरह से दोस्तों कितने हो गए? मिड टर्म में आने वाले 5 चैप्टर हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो छठा चैप्टर आता है, जिसको हम लोग तृतीय और चतुर्थ क्रिया कहते हैं, जो पूरी तरह से सेवा क्षेत्र से जुड़ा होता है। जैसे इसमें क्या है? एक डॉक्टर है, डॉक्टर भी किसी व्यक्ति को पैसा ले करके उसके बदले में उसे सेवा देता है, तो भी तृतीय सेवा में आता है। एक वकील है जिसको किसी को सलाह देता है, उसके लिए वो पैसा लेता है, तो भी तृतीय सेक्टर में आता है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं और उस पढ़ाई के लिए आपसे मैं पेमेंट ले रहा हूं, तो ये भी एक क्या है? तृतीय सेवा में ही आता है। गाड़ी यहाँ पे बैठते हैं और गाड़ी हमें अपने स्थान पे छोड़ देती है, उसके लिए वो पैसा लेती है, वो भी क्या है? एक तृतीय सेक्टर में आता है। अर्थात जितने भी सेवा क्षेत्र होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? तृतीय सेक्टर में आते हैं, जो छठे चैप्टर में हमें आप लोगों को पढ़ाना है। बड़ी ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों होता है परिवहन और संचार, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, परिवहन और संचार। परिवहन में दोस्तों हम लोग कई तरह के परिवहन पढ़ेंगे। प्राथमिक तौर पे जैसे मान लीजिए कि एक स्थल से स्थल वाला होता है, एक जल मार्ग होता है, एक वायु मार्ग भी होता है, और आजकल तो एक लिक्विड वाला पाइपलाइन का भी मार्ग आ गया है, तो हम परिवहन कहते हैं। परिवहन का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु, अगर कोई मान के चलिए कि ये वस्तु यहाँ पर है
और इस वस्तु को बी जगह यहां लेके जाना है, तो यहां से यहां लेके जाने के लिए जिस संसाधन की हमें जरूरत पड़ती है, इसी संसाधन को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और ये परिवहन आज के डेट में कई प्रकार के हो चुके हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को लेकर जाने का काम करते हैं और वहां से यहां पहुंचाने का काम करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम संचार के बारे में पढ़ते हैं। संचार भी आज के डेट में हमारे पास कई तरह के हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधन है, मीडिया साधन, प्रिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया भी है, ये भी संचार का काम करते हैं। जैसे टेलीफोन है, ठीक है, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हो गया। इस प्रकार से दोस्तों अन्य कई और भी साधन हैं जो संचार का काम करते हैं। दूर संचार है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग दोस्तों को जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बड़ी शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे और एक एक करके पढ़ाएंगे, बड़ी अच्छे से पढ़ाएंगे। इतना याद रखिएगा, समय से पहले भी सिलेबस होगा। इसके बाद दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम लोग 8वां चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, जो अंतिम चैप्टर होगा। दिसंबर तक हमें पढ़ने का अवसर मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे, जो हमारा एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है ना, उसी व्यापार को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये जो दोस्तों व्यापार होता है, ये दो तरह के व्यापार होता है। एक होता है राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि एक ही देश के अंदर व्यापार होना। यानी जैसे मान लीजिए हम इंडिया में रहते हैं, तो हरियाणा का व्यापार अगर बिहार से हो रहा है और बिहार का व्यापार अगर तमिलनाडु से हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार कहेंगे, आंतरिक व्यापार कहेंगे। लेकिन वही एक दूसरा व्यापार होता है जिससे हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो व्यापार होता है जो क्या कहलाता है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है, एक देश से दूसरे देश में होता है। अर्थात इंडिया का व्यापार अगर दुबई से हो रहा है और दुबई का व्यापार इंडिया से हो रहा है, तो हम इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे अभी तेल का संकट है, अभी गैस का संकट है, इसका व्यापार हमें कहां से होता था, ईरान से व्यापार होता था। तो ईरान का व्यापार हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान का व्यापार ईरान से जो होता था, इसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में रखते थे। तो यही हमें राष्ट्रीय नहीं पढ़ करके वर्ल्ड में किसको पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन वस्तुओं का हम आयात करते हैं और किन किन वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं। इसी आयात और निर्यात को हम क्या कहेंगे, व्यापार का साधन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने क्या देखा, आपने देखा कि हमने फर्स्ट बुक में, जिसका नाम वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हमने टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से 5 चैप्टर आपके मिड टर्म में आएंगे और बाकी के 3 चैप्टर मिला करके फिर से 8 चैप्टर कब आएंगे, आपके प्री बोर्ड में या फाइनल बोर्ड में आएंगे। इसके बाद दोस्तों आता है आपका सेकंड बुक। सेकंड बुक यानी भाग 2, ये हो गया ना, पार्ट 2 हो गया। कौन सा होगा दोस्तों, पार्ट 2 हो गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हम इसे सेकंड बुक की दर्जा दे सकते हैं। सेकंड बुक में हमें दोस्तों पढ़ना है भारत के लोगों के बारे में और यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों टोटल आपको 9 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है दोस्तों, टोटल आपको चैप्टर आपको टोटल 9 पढ़ना है। और इस 9 में से दोस्तों 6 चैप्टर आपका क्या होगा, मिड टर्म में आएगा, मिड टर्म के एग्जाम में आएगा। 9 चैप्टर पढ़ना है टोटल, उसमें से 6 चैप्टर आपको आएगा और उसके बाद बाकी के 3 चैप्टर आपके प्री बोर्ड या ये कहिए कि फाइनल बोर्ड में आपको आएगा। ये जो भूगोल होगा, हम इसमें केवल भारत के संसाधन और भारत के बारे में, केवल भारत के बारे में ही पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम केवल भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है जनसंख्या। देखिए, यहाँ की जनसंख्या हो या वर्ल्ड की जनसंख्या हो, लगभग तो चीजें एक ही जैसे प्रोसेस में आता है, बस केवल डाटा का अंतर होता है। वो डाटा हम लोग अलग करेंगे। नहीं तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम वितरण पढ़ेंगे, जो मैंने वहां पे समझाया।
यहाँ पर भी हम घनत्व पढ़ेंगे जो हमने समझाया, यहाँ पर भी वृद्धि पढ़ेंगे, यहाँ पर भी एक संगठन पढ़ेंगे, अर्थात कई लोगों के ग्रुप को एक साथ लेकर चलने की प्रक्रिया के साथ हम इसे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपने क्या देखा कि हम पहले चैप्टर के तौर पे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक जनसंख्या पढ़ेंगे जो क्या होगा, जिसमें हम वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम दोस्तों तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट होगा हमारा, दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा मानव बस्तियां, यानी मानव जहां रहता है वो बस्ती में रहता है, यानी कहीं ना कहीं झोपड़ी वगड़ी बनाता है उसमें रहता है। तो ये मानव बस्तियां कई तरह की होती हैं। हम यहाँ पे कुल मिला जुला करके 4 प्रकार के मानव के बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल हम बताएंगे नहीं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत होगी। आप इस वीडियो को पूरा लेकिन जरूर देखिएगा, हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, और तब बाकी वीडियो अगर आप देख रहे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो इन दोनों ही वीडियो में आप अंतर करने का प्रयास करिएगा। मेरी वीडियो कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो कंसेप्ट पे आधारित ना हो। मैं बिना किसी प्रकार के कंसेप्ट पर ही बात करते हैं, बिना कंसेप्ट का हम कोई भी चीज बताने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप हमें लगातार अभ्यास कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो हम हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे अभी, अब पढ़ाएंगे, वो आपने देखा होगा हमें उसमें हम कंसेप्ट पे बात करते हैं, कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। यहाँ पर भी आराम से एक एक करके कैसे सिलेबस डेवलप हुआ है उसके बारे में पढ़िएगा। 4 प्रकार के मानव की बस्तियों को हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया यानी भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा हम पढ़ेंगे भू संसाधन, यानी जो हमारा पृथ्वी पर संसाधन है उन्हीं संसाधनों को बात पढ़ेंगे, रिसोर्सेज को बात पढ़ेंगे, और फिर हम इसमें एक कृषि की चर्चा करेंगे। रिसोर्सेज यानी जो हमारे संसाधन होते हैं, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ संसाधन होते हैं, ठीक है। संसाधन की उत्पत्ति हो या संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर, उन्हें विकास के आधार पर, उन्हें समानता के आधार पर, कई आधार पर हम संसाधनों को पढ़ते हैं। और फिर हम भारत में कृषि के बारे में पढ़ते हैं कि कृषि कितने प्रकार की होती है। जैसे हम लोग कृषि को 3 भागों में बांट करके हम जो पढ़ते हैं, उन भी 3 कृषि के चर्चा हम करेंगे। अभी हम कोई डिटेल बात आपको नहीं बताने वाले हैं, सीधा आप हमारे लेक्चर में आएंगे तो वहां पे हम समझेंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा जो चैप्टर होगा वो हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि जल भी क्या है, एक संसाधन है, यह भी एक जरूरत की चीजें होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बात आप 10वीं क्लास में भी जरूर पढ़े होंगे, निश्चित तौर पे पढ़े होंगे। वहां पे पहला ही चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास, जिसमें हम पढ़ते हैं और आपको हम पढ़ाते भी हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम खनिज पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर, और ऊर्जा संसाधन, यानी खनिज भी पढ़ेंगे जो धरती पर, पृथ्वी पर नीचे से निकाले जाते हैं, और ऊर्जा जो हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के ऊर्जा होते हैं और कौन कौन से ऊर्जा है, यानी कैसे कैसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये सब सारी चर्चाएं हम क्या करेंगे। टोटल 5 हम लोग चैप्टर हुए। इसके अलावा दोस्तों हम भारत के संदर्भ में नियोजन के बारे में भी पढ़ेंगे, और उस नियोजन का सतत पोषणीय विकास पढ़ेंगे। फिर हम परिवहन भी पढ़ेंगे, वहां वर्ल्ड में भी परिवहन पढ़ेंगे, और इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी पढ़ेंगे परिवहन और संचार, और इंडिया में भी परिवहन और संचार पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे। इसके अलावा भौगोलिक परिक्षेप में चयनित कुछ मुद्दे भी पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए समस्याएं हमारे पास है, जैसे पॉपुलेशन की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, गंदगी की समस्या है, ठीक है। इसमें हम ये सब चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे। सेकेंड बुक दोस्तों आपको बहुत टफ नहीं है, क्लास 12 की ज्योग्राफी बड़ी आसान होती है, कंसेप्चुअल होती है। हाँ, इसकी अपेक्षाकृत क्लास 11th की ज्योग्राफी थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो फिजिकल ज्योग्राफी होता है। और क्लास 12 में आपको कौन सा, मानवीय भूगोल पढ़ना होता है। भूगोल हमारे 2 तरह के होते हैं, एक हमारा कौन होता है, भौतिक भूगोल, और एक हमारा मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल हम 11th में पढ़ते हैं, मानवीय भूगोल हम 12 में पढ़ते हैं, जो मानव से रिलेटेड हुआ करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार टोटल आपको इस चैप्टर में कितने हमें पढ़ना पड़ेगा, सेकंड बुक में टोटल 9 चैप्टर, मिड टर्म में 6 आएगा। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया आपको सेकंड बुक में। पहला बुक में कितना हो गया दोस्तों, पहला बुक में आपको आ गया टोटल 8 चैप्टर होते हैं, जिसमें से आपको 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है, यानी टोटल मिला करके आपको 11 चैप्टर मिड टर्म में फर्स्ट और सेकंड बुक से
आएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका पैटर्न क्या होता है। देखिए पेपर आपका टोटल ज्योग्राफी का कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, यही पे बताया गया है, जिसमें से इस 100 में से आपके 2 पार्ट में होते हैं, जिसमें आपके एक थ्योरी होता है। क्या होता है दोस्तों, थ्योरी होता है। ये जो थ्योरी होता है ये 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, थ्योरी आपका 70 नंबर का होता है। दूसरा आपका एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है दोस्तों। ये जो प्रैक्टिकल होता है ये 30 नंबर का होता है। डाटा वगैरह होते हैं जिसमें लिखना उतना रहता है। और ये 70 नंबर का थ्योरी, 70 नंबर के थ्योरी में 35 नंबर का फर्स्ट बुक होता है, पहला बुक होगा, और 35 नंबर का सेकंड बुक होता है। ठीक है, सेकंड बुक होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें टोटल 18 गो एमसीक्यू आते हैं। मतलब अब जो 70 नंबर का जो थ्योरी होता है इसमें क्या होता है, इसमें 18 नंबर का एमसीक्यू होता है, 5 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, 3 नंबर का आपका 3-3 नंबर का कुछ पैसेज होता है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर 10 नंबर का दोस्तों क्या होता है, मैप होता है, दोनों बुक मिला करके। टोटल आपके 14 गो आते हैं, जिसमें से आपको 10 करने होते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे तो आपका सिलेबस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके लिए बड़ी ही आसान होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप सब्सक्राइब करने के लिए ना आपको पैसों की जरूरत होती है, ना आपकी मेहनत की। आप जब वीडियो देख रहे होते हो तो जस्ट उसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।